नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो समाज में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक बड़ा नेता बनना चाहते हैं या एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि समाज का गठन कैसे हुआ है, समाज का शुरुआती दौर क्या था, कैसे हुआ, समाज की आवश्यकता क्यों पड़ी और समाज के जो अगुआ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता या जो समाज के नेता हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आज हम इसको थोड़ा जानते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जैसे आज आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। आज के आप 25 साल पहले जाएं तो शायद किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थी, यानी मोबाइल का विकास हुआ। इससे और पहले जाएं 100-200 साल पहले तो बिजली नहीं थी। उससे और पहले जाएं तो ऐसे ही बहुत चीज़ें नहीं थी। एक समय ऐसा था जब सीमेंट नहीं था, तो आज के जो पक्के मकान दिख रहे हैं इस तरीके के मकान नहीं थे, पत्थर के बने हुए मकान थे। उससे और पहले जाएंगे तो आपको घास फूस के बने हुए घर मिलेंगे। आप कल्पना करिए कि एक दौर ऐसा भी रहा होगा जब मनुष्य को घर बनाने की कला ना मालूम रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं। जब एक सिर्फ परिवार था या परिवार का गठन नहीं हुआ था, तब वो अवस्था क्या थी, तो उस अवस्था को बोलते हैं ये प्राकृतिक अवस्था। ये प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था है जब मानव सभ्यता के विकास में भौतिक चीज़ों का शुरुआत नहीं हुई थी, यानी मनुष्य प्राकृतिक रूप से रहता था, जंगलों में फल फूल खा करके अपना जीवन व्यतीत करता था और उसको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि जो दूसरों के ऊपर निर्भर करे, वह अपने सारे काम स्वयं करता था। लेकिन जैसे जैसे जो प्राकृतिक स्रोत थे वो कम होने लगे तो लोगों को समाज की आवश्यकता महसूस हुई। फिर जब संसाधन कम हुए तो लोगों के बीच में विवाद शुरू हुए। उन विवादों को खत्म करने के लिए लोगों ने एक आपसी समझौता किया, जिसको बोलते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये हुआ कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। जैसे जब खाने पीने के लिए सामान कम पड़ जाए, पीने के लिए पानी कम पड़ जाए, या उपजाऊ भूमि ऐसी हो कि एक ही भूमि के लिए लोगों के बीच विवाद पैदा हो जाए, तो उन विवादों को खत्म करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे दो लोगों का विवाद हो तो उन दोनों लोगों के विवादों को खत्म करने के लिए एक तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो उस प्राकृतिक काल में सारे व्यक्ति स्वतंत्र थे, सबके अपने अपने अधिकार थे। तो जब विवाद बढ़ गया या विवाद ज़्यादा होने लगा, ये दो चीज़ें थी। विवाद और आवश्यकता, इन दोनों का समाधान करने के लिए लोगों ने एक समझौता किया। समझौता ये किया कि जितने भी मनुष्य हैं समाज में, वो सब लोग बैठ करके एक समझौता करेंगे और कुछ ऐसे मामले हैं जो हम
स्वयं से हल नहीं कर सकते, ऐसे मामलों को किसी तीसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाए। जैसे जब दो लोगों के बीच विवाद उत्पन्न होगा तो हम अपने विवादों को एक तीसरे व्यक्ति के माध्यम से हल करेंगे, और ये जो तीसरा व्यक्ति होगा वो जो कहेगा हम उसका पालन करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे 1+1 यानी दो लोग हैं, इन दोनों के बीच कोई विवाद हुआ तो ये अपने विवाद को हल करने के लिए एक तीसरे व्यक्ति को पास जाएंगे, वो होगा समाज का मुखिया। ये जो समाज का मुखिया है ये आया कहाँ से? ये समाज का मुखिया इन दोनों लोगों ने आपसी समझौते से बनाया। यानी आज हमारे समाज का जो नेता है या जो मुखिया है वो अपने आप में नेता या मुखिया नहीं है तब तक जब तक ये दोनों लोग सपोर्ट ना करें। इन दोनों लोगों की आपसी सहमति के बिना ये मुखिया नहीं हो सकता। तो जब दो लोगों ने अपनी शक्तियों को निकाल करके एक तीसरे व्यक्ति को दिया तो ये आदमी बना मुखिया। और यही मुखिया छोटे स्तर से ले करके बड़े स्तर तक आज समाज में दिखाई पड़ता है, वो किसी भी पद पर हो या नेता भी हो सकता है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत यही कहता है कि आज के समाज में जो सरकार है वो सरकार है कौन? सही बात तो ये है कि आज जो सरकार का गठन हुआ है ये जो सरकार है, आप सरकार देख रहे हैं, ये सही माने में सरकार जनता की सेवक है। ये सरकार जनता से ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि जनता ने अपनी शक्ति को निकाल करके सरकार को सौंपी है। यानी ये जो जनता है वो सरकार से ऊपर है और सरकार को चाहिए कि वो जनता के हितों को ध्यान में रख करके कार्यों को करे। तो मैं जो बता रहा था सामाजिक समझौता सिद्धांत, इस सिद्धांत की शुरुआत, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो सबसे पहले एक दार्शनिक हुए हाब्स। इन्होंने बताया कि समाज में बहुत सारे लोग थे जो अपने हितों को सर्वोच्च रखते थे और एक ऐसा जीवन जीते थे जो स्वार्थी था, लालची था। और जब लोग उस लालच और स्वार्थ से ऊब गए तब उन लोगों ने मिल करके एक समझौता किया जिसको बोलते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। हुआ कैसे कि जब लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कलह बढ़ गई, झगड़ा हो गया, क्लेश हो गया, लोगों के अंदर भय पैदा हो गया, लोग आपस में लड़ने लगे, तब लोगों को समझ में आया कि हम ऐसे लड़ेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग आपस में बैठ करके एक समझौता करेंगे और उस समझौते में जो निर्णय होगा हम उसको मानेंगे और हम अपने निर्णयों को एक तीसरे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। हम अपने मामलों को उस तीसरे व्यक्ति को बताएंगे और वो हमारा निर्णय करेगा और हमारी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो तीसरा व्यक्ति वहन करेगा, या हमारी जिम्मेदारियां जो सुरक्षा की है उसका निर्वहन वो तीसरा व्यक्ति करेगा। इस प्रकार ये जो जनता थी इस जनता ने
एक समझौते के माध्यम से अपनी शक्तियां इस तीसरे व्यक्ति को दिया, जो आज के समय में सरकार है। फिर इस समझौते में एक समस्या ये आई कि मनुष्य जो आदमी है वो प्रेमी भी है। तो हाब्स कह रहे थे कि आदमी झगड़ालू था। तो एक दूसरे दार्शनिक हुए, उन्होंने बताया कि नहीं, उनका नाम था जॉन लॉक। उन्होंने बताया कि आदमी बहुत प्रेमी था। जो प्राकृतिक काल था, ये जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था, इस काल में मनुष्य बहुत ही प्रेमी था, प्रेम व्यवहार से रहता था और बहुत खुशी था। लोगों के पास मिलना जुलना, आपस में प्रेम करना, साथ रहना, और आदमी बहुत ही परोपकारी भी था, मिलजुल कर रहता था। फिर इन्होंने भी कहा कि ऐसे अपने प्रेम भाव के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम और आगे बढ़े, उन्होंने एक समझौता किया जिसको सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। ये दो लोग हुए। फिर कुछ समय बीता, एक और दार्शनिक आए जिनका नाम था रूसो। ये तीसरे दार्शनिक है रूसो, जिन्होंने बताया कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है, इस काल में मनुष्य स्वार्थी था, प्रेमी था, दोनों था। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आदमी का जो चरित्र था वो बदलता रहता था। यानी जब संसाधन कम हुए तो आदमी स्वार्थी हो गया, लोलुप हो गया, झगड़ालू हो गया, छीन कर खाने लगा। लेकिन जब संसाधन ज़्यादा हुए तो आदमी मिल बांट के खाने लगा, बांटने लगा, दूसरों को देने लगा, बुला बुला के खिलाने लगा, साथ रहने लगा। तो आदमी का जो चरित्र है, प्राकृतिक काल जो था, उस काल में आदमी के पास दोनों चरित्र थे। आदमी झगड़ालू, ईर्ष्या और प्रेमी दोनों था। तो रूसो ने बताया कि लोगों के बीच कभी कभी झगड़े हो जाते थे, कभी कभी प्रेम बढ़ जाते थे। तो इस समस्या से निपटने के लिए लोगों ने समझौता किया, जिसको बोलते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, यही सिद्धांत आज की राजनीति का मुख्य आधार है। जब तक इस सिद्धांत को समझेंगे नहीं, तब तक आप उच्च स्तर की जो राजनीति है उस लेवल तक आपकी जो विचार है, या आज की जो कानून बने हैं, उन कानूनों को बनाने का मकसद यही है कि समझौते के सिद्धांत का पालन किया जाए। ये समझौता जो है, ये लोकतंत्र का आधार है। लोग आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है लोकतंत्र को पूरी तरीके से समझने के लिए इस सामाजिक समझौते सिद्धांत को समझें। क्योंकि जो लोकतंत्र में जनता है वो सरकार से कहीं उच्च है, क्योंकि जनता के हितों को ध्यान में रखना ही सामाजिक समझौता का सिद्धांत काम करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता रहा था कि लोकतंत्र में जो कानून बन रहे हैं वो जनता के हितों को ध्यान में रख करके ही कानून बनाए जाते हैं, और कोई भी सरकार जनता से ऊपर नहीं हो सकती। तो सरकार के सारे कृत्य जनता के लिए होने चाहिए। क्योंकि हम एक अमेरिका का उदाहरण लें,
अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों को बिल्कुल अलग कर दिया गया है और उनके कानूनों को अलग अलग बांट दिया गया है। और सही बात तो यह है कि जिन विषयों को ले करके कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी जो वहाँ की राज्य है, 50 राज्य हैं वहाँ पर, उनके शक्ति अलग हैं। और जो केंद्रीय सरकार है, अमेरिका की सरकार जो पूरे अमेरिका पर राज्य करती है, उसकी शक्तियाँ बांट दी गई हैं। बाकी ऐसे विषय जो छूट गए हैं, जो ना तो राज्य सरकार को दी गई है और ना ही केंद्र सरकार को दी गई है, ऐसे विषयों पर जो शक्ति है वो जनता के पास है। लेकिन हमारे देश में उल्टा है कि जो संविधान में अनुसूची बना करके शक्तियों का बंटवारा किया गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उन विषयों के बाद जो विषय बच गए हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया है। तो हमारे यहाँ और अमेरिका में दोनों में यही कानून है कि भारत में शेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र सरकार को है, और जो विषय संविधान में नहीं लिखे गए हैं अमेरिका के, ऐसे विषयों पर शक्ति जो है जनता के पास निहित है। ये जनता के पास निहित होने का कारण ये है कि जब सामाजिक समझौता सिद्धांत बना, उस समय जनता ने अपनी जिन शक्तियों को सरकार को दे दिया था, वो सारी शक्तियां सरकार के पास आ गई, और जिन शक्तियों को जनता ने सरकार को नहीं दिया, वो सारी की सारी शक्तियां आज भी जनता में निहित होनी चाहिए। इस सिद्धांत का उदाहरण अमेरिका में मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ देश भारत में ये उल्टा हो गया कि जो विषय जनता के पास होने चाहिए वो केंद्र सरकार के पास है। तो आज हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझा। अगर आप एक उच्च कोटि के राजनेता हैं या सामाजिक सेवक हैं, या आप राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं, तो आपको ये ज़रूरी होगा कि आप हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो द्वारा बताई गए सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझना बेहद ज़रूरी है। और आशा करते हैं कि इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। धन्यवाद।